तो देखो कैसा होगा, आप ऐसे मान के चलो कि हमारे पास ये बॉडी है, हमारे पास ये बॉडी है और इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, छोटे 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 पार्टिकल हैं। हमें वैसे भी मालूम है हर एक बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। किसी भी चीज की बात करें, जिस टेबल पे आप अभी कॉपी रख के पढ़ रहे हो, उस टेबल में भी छोटे छोटे पार्टिकल या पीसेस बोल सकते हैं हम, जिससे वो बना हुआ है। सो ये एक बॉडी है और इसको हम घुमाते हैं, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। दिस इज सेंटर ऑफ मास एंड इट इज रोटेटेड अबाउट सेंटर ऑफ मास। कुछ ऐसे हमने इसको घुमाया लाइक दिस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जिसको हम बोलेंगे आईसीएम। आईसीएम का क्या मतलब होगा, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस अप टू mn स्क्वायर। ये हम लोगों ने कैसे लिख दिया, ऐसे लिखा कि एक मास होगा m1 m2 m3 अप टू mn और इनके डिस्टेंसेस क्या होंगे, जैसे मान लो ये सो आईसीएम आएगा। सी वी अंडरस्टैंड कि ये है r1 और ये m1 है, यहाँ पे एक मास है m2 एंड डिस्टेंस इज r2, ये है r3 और मास है m3 एंड सो ऑन। So there are so many masses at different distances and these are being rotated about this particular axis. So moment of inertia would be this value. ये हमारे पास ICM आ जाएगा। ये लिखने का हमारा एक दूसरा ढंग है। ऐसा मान लेते हैं कि डिस्क है, तो डिस्क में भी छोटे छोटे मास होंगे, डीएम 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 डीएम, और सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ऐसे निकल आएगा। इसको हम लोगों ने बोला ICM। अब ऐसा करते हैं हम, सेम बॉडी जिसमें बहुत सारे मासेस हैं, ऐसे बहुत सारे मासेस हैं, और हम इसी बॉडी को अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट नहीं करा रहे, अब हम इसको घुमा रहे हैं इसके अबाउट, ऐसे करा रहे हैं। और ये है हमारे पास सेंटर ऑफ मास, और मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है d के इक्वल। ऐसा करते हैं हम एक अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें ना, तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा mi ri स्क्वायर, और इसको हम लिखते हैं i इक्वल टू 1 to n। ये ऐसे तो हम लोग बोल रहे हैं ICM। चलो डन। अब हम लोगों ने कहा कि यार इसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है, और इसको हम क्या बोलेंगे, I। अब हम लोग बॉडी को बॉडी ट्रीट नहीं कर रहे, बट बॉडी को ट्रीट कर रहे हैं एज इट इज मेड ऑफ सो मेनी पार्टिकल्स। सो नाउ दिस एक्सिस इज पैरेलल टू फर्स्ट वन, और इसको हम बोल रहे हैं ICM। अच्छा, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कोई पार्टिकल ले लेते हैं ऐसे, और इस पार्टिकल का नाम देते हैं ith पार्टिकल। ith मतलब एनी पार्टिकल, और उसकी यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ri डिस्टेंस होगा। यू अंडरस्टैंड, डिस्टेंस था फर्स्ट पार्टिकल का, r2 मतलब सेकंड का, ri मतलब डिस्टेंस हम लोगों ने ले लिया। क्लियर। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने यहां से नहीं निकालना, कहां से निकालना है, यहां से निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे, फॉर ith पार्टिकल mass is mi, distance is d प्लस आर आई। ये कहां से आ गया, d प्लस आर आई कहां से आ गया, क्योंकि हमें डिस्टेंस यहां से निकालना है कि नए वाले एक्सिस से निकालना है, प्लस आर आई। परफेक्ट हो गया, इतना आ जाएगा, गुड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I इक्वल टू सिग्मा I इक्वल टू 1 to n mi इंटू डी प्लस आर आई होल स्क्वायर। ये लाइन समझ आई, ये बहुत सही है। अब हम लिखते हैं इसको ऐसे, इक्वल टू सिग्मा I इक्वल टू 1 to n एंड mi, इसको ओपन करते हैं, डी स्क्वायर प्लस आर आई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आर आई इंटू डी, ऐसे कुछ आ गया। तो अब हम इसको ओपन करेंगे, है ना, ओपन करेंगे तो एक चीज देखो, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, मतलब ये तो कांस्टेंट है, यहाँ से इसको तो सिग्मा के अंदर रखने की जरूरत नहीं है, इसको तो हम बाहर निकाल सकते हैं। और हमारे पास क्या आएगा, देखो हमारे पास आएगा I इक्वल टू डी स्क्वायर सिग्मा I इक्वल टू 1 to n, और क्या लिखेंगे हम लोग, mi। ये फर्स्ट पार्ट आ गया, देखो फर्स्ट पार्ट, यहां से डी स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, ये पार्ट आ गया। अब हम बात करते हैं इसकी, ये क्या आएगा, mi आर आई है ना, तो ये आएगा प्लस सिग्मा I इक्वल टू 1 to n
MI/RI स्क्वायर। ये सेकेंड पार्ट आ गया, देखो ये वाला आ गया, ये वाला। अब ये रह गया है ना बेटा, इसमें से 2 और D हम बाहर निकाल सकते हैं, नहीं 2 और D हम बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, हमारे पास आएगा प्लस सिग्मा I इक्वल टू 1 to N MI/RI और 2D हमने बाहर निकाल लिया। परफेक्ट हो गया। चलो अब हम एक एक चीज को डील करते हैं। एक एक चीज को डील करेंगे तो आप क्या बोलोगे, सर ये क्या हो जाएगा, देखो इसका मतलब है M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू Mn, और इसका मतलब टोटल मास होगा। सी वी कंसीडर्ड दैट इट हैज हाउ मेनी n masses। सो इसके अबाउट जो हम सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग क्या बोलेंगे, M1 M2 M3 अप टू Mn, है ना, बहुत सारे मासेस हैं, और वो कितने के बराबर आएगा, वो m के इक्वल आएगा, है ना, अगर हम सबको ऐड करते हैं तो। So this value will become equal to D square and this is what, M plus what about it? हाँ, तो मैंने अभी आपसे बोला कि ये M आ जाएगा ना, तो ये D स्क्वायर हो गया। और इसके बारे में क्या जानते हैं हम, देखो ये ICM है। ICM है, क्या बात है, बहुत ही सही, कांक हो गया, ये रहा ICM है, बहुत अच्छी बात है, ये ICM है, ये ICM है। अब पता तुम्हें एक ट्रिक समझाता हूं मैं बढ़िया वाली, जिसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन ट्रिक ये है कि आपने जब तुम्हारा एग्जाम होगा ना, अगर कोई एग्जाम में इसका प्रूफ मांगे तो तुमने क्या बोलना है, +0। इसके बारे में कुछ नहीं लिखना, तुमने बस इसको 0 के इक्वल कर देना है। और क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा 0 क्यों है, मैं इसका डेरिवेशन आपको समझा देता हूं कि 0 क्यों होता है, बट यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि जब तुम इसको सॉल्व करोगे, इसको समझा दोगे, इसको समझा दोगे, अगर ज्यादा होगा तो ऐसे लिख दोगे, अगर यहाँ 0 नहीं लिखना तो तुम एक लाइन लिखोगे, वी नो दैट सिग्मा MI/RI इक्वल टू 0, बस इतना लिखना है आपने, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। अगर आप इतना लिखोगे तो आपका डेरिवेशन कंप्लीट माना जाएगा एंड यू हैव टू मेक दिस 0। आया कैसे है वो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं, बट आपने ये चीज, एक ट्रिक आपने अपने दिमाग में याद रखनी है, तो आपको ज्यादा डेरिवेशन में टाइम नहीं खराब होगा। एंड वील हैव फाइनल, अगर ये 0 के बराबर हो गया तो I कितना आ गया, I आ गया ICM प्लस M इंटू D स्क्वायर। और यही तो हम कल पढ़ रहे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इसके अबाउट प्लस इसका पूरा मास इंटू D स्क्वायर। तो ये हमें समझ में आ गया, लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि ये 0 क्यों होता है। तो अगर एक चीज देखो आप, कि अगर हम यहां से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालें, ऐसे लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस, मतलब ये हमने एक्सिस ले ली ना, यहां से हम सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालें तो वो क्या होता था बेटा, RCM इक्वल टू M1R1 प्लस अप टू डिवाइडेड बाय M1 प्लस अप टू। आई थिंक ये समझ आ रहा होगा आपको। RCM होता था M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 अप टू MNRN अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये हमें क्लियर होता है। एक चीज देखो तुम, अगर हम सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहां से निकालें, यहां से, तो कुछ निकल के आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, तो जब तुम यहां से निकालोगे तो डिस्टेंस आएगा ये वाला। अगर हम डिस्टेंस यहां से निकालें सेंटर ऑफ मास का तो कुछ आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहां है। लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालें, these distances are taken from center of mass, so 0 आएगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं ना बेटा। R1 कहां से लिया हमने, सेंटर ऑफ मास से। R2 कहां से लिया, सेंटर ऑफ मास से। R3 कहां से लिया, सेंटर ऑफ मास से। तो जो फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं ना RCM का, पहला है 0 के बराबर। और बेटा न्यूमरेटर को क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर को बोलेंगे सिग्मा I इक्वल टू 1 to N MI/RI अपॉन नीचे क्या आएगा, सिग्मा MI। आई बिलीव आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इसका मतलब है M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 अप टू MNRN, इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो इस वाली टर्म को हम उठा के यहां ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या मिल जाता है, MI/RI I इक्वल टू 1 to N इज व्हाट। ये एक छोटा सा डेरिवेशन है जिसको आपने फाइनल एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है। बस अगर कोई आपसे डेरिवेशन पूछेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का डेरिवेशन बताओ, तो तुमने शुरू कहां से करना है, यहां से, इस जगह से शुरू करोगे। और लिखोगे कैसे पहले वो भी समझने की जरूरत है। सुनो, तुम क्या बोलोगे,
मेरी लैंग्वेज जो मैं बोले जा रहा हूँ उसको कॉपी पे बाद में लिख लेना आप पॉज करके वीडियो, बट आपने डेरिवेशन कैसे करना उसकी भी ट्रिक है। अगर आप प्रॉपर डेरिवेशन नहीं करोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो क्या बोलोगे, वी कंसीडर अ बॉडी which is made of n particles. It is being rotated about an axis and moment of inertia of body about that axis is I. We draw a parallel axis which is passing from center of mass and moment of inertia about that axis is ICM. Clear? We consider a general ith particle. Its mass is, यहां से शुरू कर दोगे फिर, its mass is this much, its distance from center of mass is Ri, but distance from new axis is d plus Ri. Clear? So moment of inertia of whole body about new axis is this. इतना लिखना है, उसके बाद आपने ऐसे लिखते जाना है, ऐसे लिखते लिखते यहां तक पहुंच जाना है, फिर आपने लाइन लिखनी है, वी नो दैट दिस वैल्यू इज 0, ये लिख देना है, सो आई इक्वल टू दिस वैल्यू एंड दिस हेंस प्रूव्ड। ये क्या है, हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रूफ है कि किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दो चीजों का सम, एक तो उसकी अपनी एक्सिस के अबाउट प्लस m इंटू डी स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को सम करेंगे तो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा। दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। किसी को डाउट? रेडियस ऑफ गायरेशन। अब ये क्या खतरनाक सी चीज है यार, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये पता क्या है, सुनो, ये है पहले कंसेप्ट समझाऊं फिर बाद में सिखा दूंगा। मान लो ये एक एक्सिस है और यहाँ बड़े सारे पार्टिकल हैं, इतने सारे पार्टिकल बिखरे पड़े हैं, ये इतने सारे पार्टिकल। तो हमने क्या करा, हमने इन पार्टिकल्स का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। ठीक है जी, निकल गया। कितना आया? इतना आया, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर। इतना आ गया। क्या आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका? इन पार्टिकल्स का। किसके अबाउट? इसके अबाउट। चलो डन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। अब कोई बोला सर एक काम करो, अगर हम इन सारे पार्टिकल को इकट्ठा कर दें, तो अगर हम इन सारे पार्टिकल को इकट्ठा करें और इसी एक्सिस से कुछ दूर रख दें, इकट्ठा कर दिया, देखो इन पार्टिकल का नाम क्या होगा? इनका नाम होगा सिग्मा mi। सही है? मतलब वी हैव कलेक्टेड ऑल पार्टिकल्स एंड प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड लेट अस अज्यूम दैट दिस डिस्टेंस इज k एंड नाउ वी रोटेट। और अगर अब की बारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पिछले बार के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आ जाए, तो जिस डिस्टेंस पे वो मास रखा था उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। दिमाग में जाने दो। स्टेप नंबर 1, बड़े सारे पार्टिकल दिए थे, पहले उनको घुमाया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया I। अब सब पार्टिकल्स को इकट्ठा करके एक जगह रख दिया और उसी एक्सिस से उन पार्टिकल्स को k डिस्टेंस पे रख दिया। k कांस्टेंट नहीं है, k डिस्टेंस है, k डिस्टेंस पे रख दिया और अब उस इकट्ठे पार्टिकल को फिर घुमाया। अगर अब की बारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पिछले बारी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आ जाए, कंडीशन ये, अगर बराबर आ जाए तो इस वाले डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। और अगर इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा सिग्मा mi, है ना बेटा, I इक्वल टू 1 to n, ये तो मास निकल आया, इंटू k स्क्वायर, यही होगा ना, क्योंकि अब तो हमने सारा मास एक जगह रख दिया तो ये एक तरह का पार्टिकल बन गया। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ये सेम होगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन हम इसको बोल सकते हैं। और अगर उस ऊपर वाले को क्या लिखेंगे हम? ऊपर वाले को लिखेंगे हम I इक्वल टू mi ri स्क्वायर और साथ में सिग्मा, है ना, ए सिग्मा I इक्वल टू 1 to n इज दिस। डन हो गया, बहुत ही बढ़िया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐसे लिख दिया। अगर ये और ये सेम होगा तो फिर हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि सिग्मा mi ri स्क्वायर I इक्वल टू 1 to n अगर सेम होगा किसके? सिग्मा mi इंटू I इक्वल टू 1 to n इंटू k स्क्वायर के। तो k निकालना आसान हो गया। k क्या निकल गया फिर? अंडर रूट सिग्मा mi ri स्क्वायर
I equal to 1 to n divided by sigma mi, I equal to 1 to n, that k is called radius of gyration. होल्ड करना, अगर समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लेना, अभी आपको 50-60% समझ आएगा, धीरे 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 अभी दिमाग में चला जाएगा, 5-10 मिनट में सब समझ आ जाएगा। एक काम करो, कॉपी निकालो और पेन निकालो और जल्दी लिखो। मैं पहले डेफिनेशन लिखाता हूं। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी, the radius of gyration of a body about a given axis, the radius of gyration of a body about a given axis is the perpendicular distance of a point from the axis, comma, where if whole mass of body were concentrated, comma, the body shall have the same moment of inertia as it has with the actual distribution of mass. Actual distribution of mass. Full stop. This distance is represented by k. इसको k लिख दो। कि हमारे पास सपोज करो कि एक रिंग है, जिसको हमने इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है, इसके अबाउट, और किसी ने बोल दिया फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन, ऐसे किसी ने बोल दिया। तुम्हारे दिमाग में क्या है यार, ये रेडियस ऑफ गायरेशन तो सर ने बताया था पार्टिकल के फॉर्म में, यहां तो बॉडी आ गई। कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेना। सबसे पहला काम, स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं, वो आएगा mr²। स्टेप नंबर 2, टेक all mass and place at distance k, है ना, at distance k, and find moment of inertia। यही करते हैं ना बेटा, सबसे पहला काम इस बॉडी को घुमाया घुमाया घुमाया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करा, mr² आ गया, पता है। उसके बाद ये जितनी बड़ी रिंग है ना, इस रिंग को तोड़ मोड़ के पार्टिकल बना दो, छोटा सा पॉइंट मास बना दो, और उसको क्या करो, इस पॉइंट से कितना दूर रख दो, k डिस्टेंस दूर रख दो। तो क्या रखा, टेक ऑल मास एंड प्लेस एट डिस्टेंस k। यही तो कर रहे थे, देखो पीछे भी तो यही करा मैंने, ये सारा मास इकट्ठा करा, कहां रख दिया, k डिस्टेंस पे। उसके बाद हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करा, क्या लिखा, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो जी करते हैं। मतलब ये हमारी एक्सिस थी ना, यहां से सारा मास उठाया, यहां रख दिया, देखो ये रख दिया, कितना दूर, k दूर। अब घुमाओ, और अब की बारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया mk²। चलो डन। ये दोनों बराबर होने चाहिए। रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन क्या है बेटा, ये और ये क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अगर बराबर होंगे, इसका मतलब ये वाला i और वो पहले वाला i कैसा होगा, इक्वल होगा। तो यहां से एक्चुअली k कितना आएगा, सोचो, i/m। क्या बोलते हो तुम, यहाँ पे हम लिखेंगे mr²/m, एंड दिस इज, इसका मतलब फॉर रिंग रेडियस ऑफ गायरेशन इक्वल टू r। अच्छा, कोई बोला सर बिल्कुल सही है, मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो उसने बोला सर एक काम करते हैं, अब हम दोबारा से रिंग लेते हैं। ओके, ले लेते हैं।
सर ये रिंग ऐसे रखते हैं। मैंने कहा बहुत सही। बोला सर ऐसे घुमाते हैं ऐसे। मैं कहा ये तो गड़बड़ हो गया काम। रिंग है, ध्यान रखना, ऐसे घुमाते हैं। और फिर यहाँ एक लाइन लिखते हैं, फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन, और अपने प्यारे प्यारे बच्चों से पूछ लेते हैं। चलो बेटा आंसर बताओ। ये सोल्यूशन है। आई इक्वल टू, सर ने बताया था ICM प्लस MR² होगा। ICM रिंग को अगर ऐसे घुमाते थे, याद करो यार, सबसे पहले आई तो निकाल लें, बाद में कुछ काम करेंगे। आई आएगा ICM प्लस MR², एंड व्हाट इज ICM? अगर रिंग को ऐसे घुमाते तो MR² आएगा, लेकिन ऐसे जब घुमाते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमने कल करे थे, तो हाफ MR² आता था, याद है ना? तो ये वैल्यू आएगी हाफ MR², हाफ MR² प्लस MR²। चलो डन, दैट इज 3/2 MR²। उसके बाद तो कोई टेंशन नहीं लेना, आप तो हम समझदार बच्चे हो गए हैं। यहाँ पे करेंगे I/M, याद आ गया? ये फॉर्मूला है हमारे पास। Now that is equal to what? 3/2 MR² divided by M. This is under root 3/2 और साथ में आएगा R। तो ऐसा करते हैं, फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। A rod is rotated about one end. Find radius of gyration. This you have to. बेटा हमें समझ आ गया। अगर हम एक रॉड को लें और वन एंड के अबाउट घुमाएं, तो सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें सॉल्व नहीं करना, हमें ऑलरेडी आता है। वो कितना होता है? 1/3 ml²। एनी डाउट? ऑफ गायरेशन फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो, दैट इज I/M। So this is under root of 1/3 ml² divided by M. It becomes L/√3। अब एक काम करो, दोबारा से 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। इतना सब कुछ देखा ना? अभी जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी ना, उसको दोबारा पढ़ो, क्योंकि दैट डेफिनेशन वाज नॉट अबाउट पार्टिकल्स, दैट डेफिनेशन वाज अबाउट बॉडी। उसमें बार बार बॉडी टर्म यूज हुआ है, बॉडी के बारे में बताया गया है। और जितने सारे एग्जांपल अभी मैं करवा रहा हूं, दीज आर अबाउट दी बॉडीज, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज। सो यू रीड दैट डेफिनेशन अगेन एंड देन इम्प्लीमेंट जो आपने पढ़ा है। यहाँ पे सामने सेम चीज दिख रही है कि डिफरेंट दिख रही है? दोबारा से हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम दोबारा से बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। आप एक बात सोचो, उसके साथ पैरेलल में बात करते हैं हम लीनियर मोमेंटम की। बहुत पेशेंस के साथ सुनना पड़ेगा आपको। आप इमेजिन करो, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है m और वेलोसिटी है v, and there is no force. We have not applied any force. हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो क्या होगा बेटा? लीनियर मोमेंटम कैसा रहेगा? कंजर्व रहेगा। आप इमेजिन करो कि इसका किसी वजह से मास आधा हो गया। जो मास पहले m था वो कितना हो गया? m/2। कोई आपसे पूछे अब वेलोसिटी बताओ, लाइन सुनो। हमारे पास एक बॉडी थी जिसका मास m था, वेलोसिटी वाज v। वी हैव नॉट अप्लाइड एनी फोर्स, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एंड समहाउ मास बिकम्स हाफ। कैसे हो गया पता नहीं, इवेपोरेट हो गया कि गायब हो गया कि क्या हुआ, कुछ नहीं पता, बस मास आधा हो गया। कोई तुमसे पूछेगा वेलोसिटी बताओ, व्हाट डू यू थिंक? तो तुम बोलोगे सर फोर्स तो हमने लगाया नहीं। अगर हमने फोर्स नहीं लगाया तो मोमेंटम कैसा होगा? अगर हमने फोर्स लगाया 0, तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, और P इनिशियली कितना था? mv, एंड दैट इक्वल टू m/2, दैट इज v डैश। सो व्हाट इज दैट? v डैश, दैट इज बेसिकली 2v। मतलब इस टाइम बॉडी की रफ्तार कैसी हो गई होगी? डबल हो गई होगी। आपको समझ आ गया? अब हम चलते हैं एंगुलर मोमेंटम की तरफ। मान लो हमारे पास एक डिस्क है और वो घूम रही है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I। समझो लैंग्वेज बदल गई। इस तरफ की जो लैंग्वेज होती है वो ट्रांसलेशनल होती है, और इस तरफ की जो लैंग्वेज होती है वो रोटेशनल होती है। इसमें मास होता है, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसमें वेलोसिटी होती है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी होती है, इसमें फोर्स होता है, और इसमें क्या होता है? हमने डिस्क के ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, मतलब कुछ हो नहीं रहा यहाँ पे। नो रेजिस्टेंस, नो फ्रिक्शन, नो मोटर, कुछ नहीं है। बस ये डिस्क केवल घूम रही है, और टॉर्क की वैल्यू है एग्जैक्टली 0।
हमें अच्छे से मालूम है कि फोर्स में और लीनियर मोमेंटम में एक रिलेशन होता है, और वो क्या होता है, F इक्वल टू dp बाय, है ना। अच्छा सोचो, अगर हमने कोई टॉर्क नहीं लगाया बेटा जी, समझो अगर टॉर्क की वैल्यू 0 है, इसका मतलब dl बाई dt क्या होगा, 0 होगा। बेटा dl बाई dt 0 का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम 0, दैट इंडिकेट्स L इज व्हाट, कांस्टेंट और कंजर्व्ड। सोचो कि हमारे पास डिस्क घूम रही है और हमने कोई टॉर्क नहीं लगाया, तो एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, कंजर्व्ड होगा। और एंगुलर मोमेंटम को कैसे समझेंगे हम लोग, एंगुलर मोमेंटम को समझेंगे I इंटू ओमेगा, सेम एज लीनियर मोमेंटम। इन केस ऑफ लीनियर मोमेंटम वी से मास इंटू वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम में क्या बोलोगे, एंगुलर मास, पता नहीं क्या हुआ, डिस्क घूम रही थी, पहले घूम रही थी, तो स्टार्टिंग में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज I एंड एंगुलर वेलोसिटी वाज ओमेगा। कुछ देर बाद डिस्क को कुछ हो गया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I/2। आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो गया, पता नहीं यार, बस हो गया। अब किसी ने बोला फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, सोचो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर पहली बात तो यह है कि हमने टॉर्क लगाया नहीं, दूसरी बात यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, हाफ हो गया। सो व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, ऐसे केस में जब टॉर्क है 0, तो L इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू L फाइनल। एंड व्हाट इज L इनिशियल, दैट वाज I ओमेगा, एंड दैट इक्वल टू, बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया हाफ, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा डैश, और ओमेगा डैश आएगा 2 ओमेगा। बच्चों को समझ में आया कि ये एक डिस्क है, ठीक है, और इस पे एक इंसान खड़ा हुआ है। मैं डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बनाता, ठीक है, ध्यान रखना, माइंड मत करना। उसने बड़े बड़े डंबल ले रखे हैं, देखो कितना प्यारा इंसान है, डंबल ले रखे हैं, और ये सारा सिस्टम ना घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। ये हाथ में डंबल हैं, देखो ये वाले और ये वाले, मतलब ये मास है M और M, ऐसे घूम रहा है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है अभी ओमेगा 1। बाद में कुछ देर बाद सेम ये डिस्क होती है, वही इंसान होता है सेम टू सेम, और वही इंसान होता है, लेकिन वो अपने हाथों को मोड़ लेता है ऐसे करके, और मास देखो कहाँ पे आ गया, ऐसे आ गया। वाह कितना सुंदर लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है यार, डिस्क के साथ क्या होगा, दूर दूर है ना, अभी मास दूर दूर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा ना I1 वो ज्यादा होगा। बाद में पता क्या, उसने अपने हाथों को पास में कर लिया, ये सच में होता है, मैं आपको अभी डेमो दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। ये हाथ जब पास में करेगा ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 हो जाएगा और एक कम हो जाएगा। और हमें पता है टॉर्क बाहर से तो कुछ हुआ नहीं, जो कुछ हो रहा है ये बंदा खुद कर रहा है ना यार, ये खुद कर रहा है, बाहर से तो कोई लगा नहीं रहा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, टॉर्क एक्सटर्नल इक्वल टू 0। तो L कैसा होगा, कांस्टेंट, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, और वी कैन से I ओमेगा इक्वल टू अ कांस्टेंट, और हम बोल सकते हैं ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। बेटा I कम हो गया, ओमेगा क्या होगा, ओमेगा बढ़ जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि अगर ये ओमेगा 2 होगा ना, तो ओमेगा 2 ज्यादा होगा ओमेगा 1 से। कभी तुमने पानी में किसी को डाइव करते देखा, तो उसमें अलग से इसका मेडल होता है, कोई डाइव का अलग, वो समरसॉल्ट करते हैं। अब उस एक्टिविटी का नाम क्या है, मेरे को समरसॉल्ट ही कहते हैं, कुछ और कहते हैं, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। बट वो क्या करते हैं, वो बोर्ड के ऊपर, उधर स्विमिंग पूल के ऊपर काफी ऊपर वो फ्लेक्सिबल बोर्ड होता है ना, उस पर खड़े हो जाते हैं, फिर उस पे से वो जंप करते हैं। तो जब वो अपनी बॉडी को मोड़ लेते हैं, श्रिंक कर लेते हैं, बिल्कुल श्रिंक कर लेते हैं, तब वो बहुत तेज तेज घूम रहे होते हैं, गोल गोल घूम रहे होते हैं, बहुत फास्ट फास्ट। फिर जब वो पानी में गिरने वाले होते हैं, तो अपनी बॉडी को फिर से स्ट्रेट कर लेते हैं। जब वो अपनी बॉडी को श्रिंक करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है कम, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने श्रिंक कर लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन आपको पानी में गिरना है, तो फिर वो क्या करेंगे, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ फॉल होंगे ना पानी में, तो फिर वो क्या करेंगे, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेंगे। जैसे वो स्ट्रेच करेंगे, बॉडी की लेंथ बढ़ जाएगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी कम। हैव यू सीन सच काइंड ऑफ समरसॉल्ट? कभी तुमने ऐसा देखा जिसमें वो रिदमिक करते हैं, को डांस जैसा कर रहे होते हैं, आइस स्कीइंग कर रहे होते हैं साथ साथ में?
क्या होता है, वो एक मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पे घूम रहे होते हैं और उसमें एक पर्टिकुलर या तो गर्ल या बॉय होते हैं, अगर वो अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा श्रिंक सा कर लेते हैं, मतलब पैरों को भी बिल्कुल पास पास ले आते हैं, हाथों को भी पास पास लाते हैं, तो वो बहुत तेज तेज घूम रहे होते हैं। और जब वो अपने हाथ और पैर दोनों को स्ट्रेच कर देते हैं, फैला देते हैं, तो उनकी जो घूमने की रफ्तार है वो स्लो हो जाती है। दिस इज अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। So when we anyhow or any mean increase our moment of inertia, then angular velocity decreases and vice versa.